खेत खलियान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा के स्वागत में आयोजित इस विशाल जनसभा के अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष भाई महेश कश्यप जी, इस सभा में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, इस सभा में उपस्थित विधान परिषद की सदस्य रमा निरंजन जी, आरपी निरंजन जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय श्याम सुंदर यादव जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य आदरणीय तिलक चंद्र अहिरवार जी, पूर्व विधायक मिथिलेश कटियार जी, पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि आपके बीच में विलंब से आया और लगभग 2 घंटे विलंब से आया। डॉक्टर चंद्रपाल जी लगातार मऊरानीपुर की सभा में घड़ी देखकर वक्ताओं के ऊपर बार बार इशारा करें कि भाई दीपक जी की सभा है, समय से सभा है और समय से पहुंचना जरूरी है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस सभा के आयोजक और उत्तर प्रदेश के बहादुर समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर दीपक यादव जी को, जिनके प्रेम और अनुशासन में, धैर्य में आप लोग अभी तक यहाँ बैठे हुए। मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का संगठन का अध्यक्ष हूँ और पिछले 40 सालों से मैं डॉक्टर चंद्रपाल जी का मित्र भी हूँ और उनका साथी हूँ और हम दोनों लोग लगभग एक ही उम्र के हैं। हम 1980 में छात्र संघ के अध्यक्ष के डीएवी कॉलेज से राजनीति में निकले थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दफ्तर में हम दोनों की भेंट हुई और तब से लेकर अब तक पूरे 41 साल, 41 वर्ष से मैं झांसी से जुड़ा। दीपक यादव जी उस समय विद्यार्थी थे, आरपी निरंजन साहब शिक्षक थे, श्याम सुंदर जी समाजवादी पार्टी के नेता थे। पूरे 41 वर्षों का मुझे अनुभव है और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव की पाठशाला का निकला हुआ राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। हमारे आपके नेता मुलायम सिंह यादव की यही पूंजी है कि जो मुलायम सिंह ने कहा वो करके दिखाया। एक सामान्य घर में पैदा होने के बाद इतने बड़े सूबे पर श्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पताका फहरा दी। जिस तरीके से हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान भाइयों को, नौजवान भाइयों को इकट्ठा करके उन्हें लामबंद करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन करके महात्मा गांधी के आंदोलन में पूरे किसानों को झोंका और इस देश से अंग्रेज भगा दिया। अंग्रेज भगा दिया। मैं जब 29 तारीख को यात्रा लेकर निकला, हमारे संचालक महोदय ने कहा 10-15 दिन से। हमारी इनकी बात हमको लगता है 2-2.5 महीने से नहीं हुई, तो इन्हें यही नहीं मालूम कि हम कब से चल रहे हैं। हाँ, बीमार थे, ये भी मुझे पता था। तो ये यात्रा को चलते हुए 29 अगस्त से आप जोड़ लो, 8 तारीख है, 1 महीना 11 दिन तो किसी यात्रा में चला। और जब हमारे कुरैशी साहब को यही नहीं पता कि 10-11 दिन हुए इनको इसी महीने के याद है, तो मैं उस पर संशोधन चाहता हूं। 29 अगस्त को जब मैं यात्रा लेकर सीतापुर गया तो मुझे अखबार वालों ने घेरा कि किसान नौजवान पटेल यात्रा क्या है।
हमने कहे पत्रकार भाइयों, आपने सही सवाल छोड़ दिया। हम तो पत्रकारों को, लेखकों से, इस देश के महान लेखकों से हम सीखते हैं, समझते हैं, जानकारी पाते हैं। हमें यह जानकारी है कि इस देश की आजादी में अखंड भारत के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के किसानों को इकट्ठा करके इस देश को आजाद कराया था और किसानों के हितों के लिए पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया था। गांधी ने इस देश के किसानों की तरक्की के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए सीने पर गोली खाई थी। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल से, महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर इस देश के समाजवाद के महानायक, समाजवाद के प्रवर्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो फ्रीडम फाइटर, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सबक लेकर हम इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर हम इस देश के आजादी के महान नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद से प्रेरणा लेकर और इस देश के तमाम शहीदों का नमन करके श्री मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद लेकर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश लेकर मैं यात्रा लेकर निकला हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की ताकत का पूरा इस्तेमाल गांधी जी को कराया। वो सरदार पटेल जिन्होंने 565 रियासतों को एक किया, इकट्ठा किया और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश एक सूत्र में बना दिया, उस सरदार पटेल को मानने वाले लोग हम सरदार पटेल को इसलिए मानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने गृह मंत्रित्व काल में इस देश में जो आज आरएसएस है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो अराजकता करता है और अराजकता करता था, उस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस देश के अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उन्होंने अपने जमाने में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन मित्रों कांग्रेस ने जानबूझ करके इनको छुट्टा छोड़ दिया, जैसे आजकल खेतों में लोग छूटे हुए। और वो काम, जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल करना चाहते थे, इन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे इस देश के अंदर जिनका लोहा मानते थे, इसीलिए वो लौह पुरुष कहलाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के अंदर आजाद भारत में सबसे पहले जातीय जनगणना की बात की थी। जातीय जनगणना की बात की थी। जब भारत की जनगणना 10 वर्ष में होती है तो वो जातीय जनगणना 1931 में हुई, 1941 में हुई और 1951 में जातीय जनगणना का ड्राफ्ट तैयार करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था कि ये जातियों का, ये विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का देश है और यहाँ जाति के आधार पर निर्णय होते हैं, जाति के आधार पर फैसले होते हैं। तो हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कार्यकाल में इस देश के जातीय जनगणना की बात की थी कि जब देश की जनगणना होती है हर 10 वर्ष में तो जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, सामंतियों की पार्टी, पूंजीवादियों की पार्टी ने इस देश के अंदर वो जातीय जनगणना नहीं होनी थी। जिस जातीय जनगणना के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जातीय जनगणना की बात की थी कि भाई ये देश जातियों का है, इसमें सभी जातियों की गणना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानी और उसी जातीय जनगणना को हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, शरद यादव ने, रामविलास पासवान ने 1977 में इस बात को उठाया था कि भारत की जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस समय मोरारजी भाई के बाद चौधरी साहब प्रधानमंत्री हुए, उस समय जातीय जनगणना का फिर ड्राफ्ट तैयार हुआ, लेकिन 1980 में कांग्रेस फिर आ गई और 80 में फिर कांग्रेस ने वो जातीय जनगणना का ड्राफ्ट फिर रख दिया
और जाति जनगणना 1981 में नहीं होनी थी। 1981 के बाद जब 1989 में समाजवादियों का, जनता दल का हुकूमत आया, उस समय भी जाति जनगणना का जिक्र आया और पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ विश्वनाथ प्रताप की सरकार में कि जाति गणना होनी चाहिए। फिर भी इन्हीं जातिवादी लोगों ने, इन्हीं पूंजीवादी लोगों ने इस देश की जाति जनगणना को बार बार रोका और 1989-90 की सरकार को यही भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमंडल छेड़ करके इस देश में तबाही मचा दी। तबाही मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश की संपत्ति को नष्ट किया, सामाजिक ताने बाने को नष्ट किया, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसके बारे में हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव पहले भी कहते थे कि भाजपा दोहरे चरित्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। ये जो कहती है वो नहीं करती है। वो आज हम सबको दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से कहा कि तुम्हारी फसलों का लागत का टेढ़ा मूल्य देंगे, लाभकारी मूल्य देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, 8 वर्ष मोदी को हो गया, 7 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी को, और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की फसल का लागत मूल्य नहीं दिया, लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, लेकिन सिवाय पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा झूठ बोलना, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यूपी की विधानसभा में झूठ बोलना और एक बात को 1000 बार झूठ बोल करके ऐसा सिद्ध करते हैं कि ये सच बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के बारे में हम सबके नेता मुलायम सिंह यादव ने हमको पहले भी आगाह किया कि बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी है, फासिस्टवादी है। ये जिस दिन आएगी उस दिन देश तबाह हो जाएगा। आज वो दिखाई भी दे रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। पूरी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई। इस देश की सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक समरसता को इस बीजेपी ने चौपट कर दिया। ये सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं। इस सामाजिक समरसता को खत्म करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आर्थिक विषमता को बढ़ा दिया, इसलिए तो महंगाई है। रोज महंगाई बढ़ रही, रोज डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, कीटनाशक दवाओं का दाम, खाद का दाम, पढ़ाई का दाम, दवाई का दाम, इलाज का दाम रोज बढ़ रहा है, रोज। लेकिन मोदी जी की, भाजपा की सेहत में कोई नहीं फर्क पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? कभी कभी डॉक्टर चंद्रपाल जी, मैं खुद सोचता हूं कि पहले 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया लीटर अगर डीजल बढ़ जाए तो सरकारें उखड़ जाती थी। लेकिन बीजेपी को डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? इस पर भी मैं चिंतन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ईवीएम का फार्मूला पकड़ा, इन उद्योगपतियों का साथ पकड़ा। 2009 में डॉक्टर चंद्रपाल यादव यहां से एमपी बने थे ना? कब बने थे बताओ? 2009 में, 4 में चंद्रपाल जी ने अपने जीवन में किसानों से दलाली की, कार्यकर्ताओं से कभी कोई लूट किया, किसी से झूठ बोला? न झूठ बोला, न दलाली किया, न मक्कारी किया, न किसी के साथ बेईमानी किया। और फिर भाजपा के लोग कैसे जीत रहे? हम सबको शंका पहले भी थी कि कोई न कोई चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी है, चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी है। इस बात को मैं नहीं, पूरे देश नहीं, दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो दूषित है। इस चुनाव प्रणाली के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा से लेकर जनता के बीच में कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली दूषित है। अगर लोकतंत्र को सही मजबूत करना है, दूध का दूध, पानी का पानी साफ होना है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यह हमारी पार्टी की मांग है। लेकिन मित्रों, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। हम किसानों के घर में पैदा हुए हैं, हम मजदूर के घर में पैदा हुए हैं, हम दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज में पैदा हुए हैं, हम खेती करने वालों के घर पैदा हुए हैं। लेकिन ये देश चलाने वाले चंद उद्योगपति हैं, चंद उद्योगपति हैं। और वो उद्योगपति मात्र 100 की संख्या में है, 100 की संख्या में 100 की। मैंने अभी कुछ दिन पहले
एक आंकड़ा पढ़ा कि भारत की कुल पूंजी का 73% रुपया इन 100 परिवारों के पास है। भारत की कुल पूंजी का 73% रुपया इन 100 परिवारों के पास है और बचा हुआ 27% भाग 132 करोड़ आबादी के पास है। यह है आर्थिक विषमता। यही है आर्थिक विषमता कि गरीब गरीब होता जा रहा है। मेहनत करने वाला दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी माली हालत लगातार खराब होती जा रही है। कारण क्या है कि जो परिश्रम करेगा, जो खून पसीना बहाएगा, अपने बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए जानवर से भी खराब जिंदगी जिएगा, उसकी आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है। चौपट होने के कारण उनका सरकार का ही तो नियत है। हम सब किसान हैं, जैसा दीपक जी ने कहा कि हम सारे दिन किसान रहते हैं, आपस में मेल रखते हैं, लेकिन चुनाव के दिन हम जातियों में बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं। तो ये गलती जब तक हम करेंगे तब तक हम लोगों का अच्छा दिन नहीं आएगा और यही भाजपा वाला अच्छा दिन हमको झेलना पड़ेगा। जिस अच्छे दिन के लिए मोदी ने कहा था कि अब आपका अच्छा दिन आएगा, आप बताओ 43 रुपए वाला डीजल 90 रुपए का, 63 रुपए वाला पेट्रोल 107 रुपए का, 350 रुपए वाला रसोई गैस का सिलेंडर 950 रुपए का, खाद की बोरी का दाम दुगना, बिजली का दाम दुगना, पढ़ाई का दाम दुगना, दवाई का दाम दुगना, इलाज का दाम दुगना, किराए का दाम दुगना। कैसे तरक्की होगी अगर हम चेतेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, तो हम तो आने वाले दिनों में बहुत परेशान हो जाएंगे। परेशानी तो अब भी है। इसलिए किसान भाइयों, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग हैं। हम आप सबसे यही प्रार्थना करने आए हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर खेती और कुटीर उद्योग करने वाले लोगों, मजदूरी करने वाले लोगों, आपको संगठित होना होगा। आपको संगठित होना होगा और संगठित होकर आपको 2022 का चुनाव लड़ना होगा। 2022 का चुनाव दुनिया का सबसे रोमांचक चुनाव होगा। दुनिया का, मेरी बात पे गौर करना, ये गरोठा का चुनाव तो रोचक है ही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे रोचक होगा। अभी आपने देखा बंगाल के अंदर जिस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना चरम सीमा में था, जब कोरोना में किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, पत्रकार, कर्मचारी कोरोना की बीमारी से मौत के मुंह में जा रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहां पर गेरुआ कपड़ा पहनकर ललकार रहे थे, वहां ये सांप्रदायिकता फैलाने गए थे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से बंगाल के अंदर वहां की शेरनी ममता बनर्जी ने इस बाबा को भगा दिया कि जाओ, यहां कुछ नहीं, तुम्हारी दाल गलेगी। उन्होंने चुनाव प्रबंधन अच्छा किया और चुनाव जीत लिया। और आज उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी ताकत लगाएगी। दीपक तो पूरे प्रदेश में चर्चा के विषय रहते हैं। इन्हें घेरने की, इनको घेर करके पीछे करने की साजिश होगी। इसलिए गरोठा के भाइयों, मैं आपसे कहने आया हूं, किसी तरीके की कोताही मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना। मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, माहौल सपा के पक्ष में है और जैसा माहौल है उससे साफ दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी 351 सीटें जीतेगी। अब बीजेपी हमारे विजय रथ को रोके। हमारे नेता अखिलेश यादव जी 12 तारीख को, इसी 12 तारीख को कानपुर से हमीरपुर तक ये विजय रथ की शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो किसान, कुटीर उद्योग, नौजवान यात्रा लेकर चला माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, लेकिन विजय का रथ हमारे सबके नेता 12 तारीख से कानपुर की धरती से माननीय अखिलेश यादव जी शुरू करने जा रहे हैं। उस पर पूरे देश की, दुनिया की निगाहें होंगी। हम गरोठा के भाइयों, आपको भी आमंत्रित करते हैं कि मौका लगे तो पहले दिन आना और वो रथ आपकी तरफ बढ़ता आएगा और ये विजय का रथ पूरे
पूरे प्रदेश में भ्रमण करके उत्तर प्रदेश में इस नकारी निकम्मी सरकार को, सामंतवादी सरकार को, पूंजीवादी सरकार को, फासिस्टवादी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इसमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अगर आपका आशीर्वाद होगा और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपकी बार दीपक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत सकते हैं। दीपक सबसे ज्यादा वोटों से जीत सकते हैं। ये प्रयास करोगे, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जिताओगे। जिताने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी करोगे। कोई भी बात हो जाए तब भी हिम्मत नहीं हारोगे। अगर पुलिस आ गई, अगर डीएम साहब पैरामिलिट्री लगा दिए, लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।